वेलकम। आज अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, पेस्टनल रेस्पिरेटरी डिजीज, डिप्थीरिया एंड अदर अन्य प्रकार की भी रेस्पिरेटरी से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो आज अपन देखेंगे ये जो जो डिजीज है वो अपनी एनसीईआरटी बुक में रिटर्न है, लिखा हुआ है। इसके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अपन देखो, एक टॉपिक अपना था क्लासेस में O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही थी। पहले इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, उसके बाद में चालू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ये लंग्स है, ये है टिश्यू। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो O2 है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो O2 है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसी के द्वारा, किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। बात तो कल बताई वही थी नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन फिर भी देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है 97%, 97%। कौन करती है? आरबीसी कर। प्लाज्मा कितना करती है? शॉर्ट में याद कर, ये O2 की, इसके लिए साहब। इसी प्रकार CO2 है, CO2 के लिए भी आप डायरेक्ट नोटेट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए बात को। इसके अंदर आरबीसी है, वो करती है लगभग 20 से 25%। और इसमें जो CO2 होती है वो होती है कार्ब एमिनो कंपाउंड्स के रूप में, कार्ब एमिनो कंपाउंड्स या कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं इसको? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। इसके बाद में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ये थोड़ा सा कम है, वो करती है इसे 7% के लगभग। और जो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग में बहुत ज्यादा हो गया है, 20 से 25%। तो कौन करेगी? आरबीसी करेगी। प्लाज्मा क्या करेगी? 7%। और रिमेनिंग कौन करेगा? जितना ही बचा हुआ बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसका अपन डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट आंकड़े हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कई बार क्या क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से ही आंकड़े ले ले, मान लो एग्जामिनर, तो ये आप थोड़ा सा इसको मेंशन कर लेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्या है? इसी से लंग से टिश्यू के अंदर क्या आएगी साहब? O2 आएगी। आप पढ़ चुके हैं, समझ। टिश्यू से CO2 कहां जाएगी? लंग्स में जाएगी, ये भी आप समझ चुके हैं। अब आप ये देखिएगा, जो लंग्स से टिश्यू में O2 आ रही है, इसका एक डायरेक्ट आंकड़ा है यार, एग्जांपल दिया हुआ है 100 ml। 100 ml जो ब्लड है, 100 ml ब्लड। अब ये ब्लड कैसा होगा? लंग से टिश्यू में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा साहब? लंग से टिश्यू में जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड। क्या होगा साहब? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और इस 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू को कितनी ml O2 मिलेगी? इसका डायरेक्ट आंसर है 5 ml O2। कितनी ml O2 मिलेगी टिश्यू को? 5 ml O2। तो क्वेश्चन अपना किसी भी तरीके से पूछे एग्जामिनर, अपन प्रिपेयर रहें, गलत नहीं। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से 5 ml इसमें। इसी प्रकार टिश्यू से जो 100 ml, टिश्यू से जो 100 ml ब्लड है, ये ब्लड कैसा होगा साहब? ये ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड। क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड। आप जानते, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट कौन हो रही है? O2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सीधी सी बात है। इसका मतलब यहां पर किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? CO2 का। अब ये CO2 है वो जा रही है, कहां जा रही है? लंग्स में। किस किस फॉर्म में जा रही है अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर लंग्स में जितने भी सोर्स से, जितने भी तरीके से जाएगी लंग्स में, उसमें 4 ml CO2 का यहाँ पर
रिलीज होगी, निर्मुक्त होगी, इस प्रकार। तो ये अपना एक पिछले टॉपिक का एक कंक्लूजन सा था, वो अपन ने देख लिया है। अभी अपन ये इसकी डिजीज है उसके अपन फोकस करेंगे। और सबसे पहले अपन लेंगे अस्थमा। अस्थमा अपन ले रहे हैं। अस्थमा के अंदर देखिएगा आप, अस्थमा जो डिजीज है इसके अंदर ब्रोंकी प्लस ब्रोंकियल्स। आप जानते हैं ब्रोंकी क्या होता है, ब्रोंकियल्स क्या होता है, इसका अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो इनकी ये जैसे मान लो ये इसका क्या है, पथ है, ब्रोंकिया ब्रोंकियल्स का पथ। इसके अंदर स्मूथ जो मसल्स है वो म्यूकस निकालेगी। क्या निकालेगी, म्यूकस, म्यूकस निकालेगी। और म्यूकस ये जो श्वसन पथ है, रेस्पिरेटरी जो पथ है, यहाँ का जो रास्ता है, ये जो रास्ता है इसको क्या कर देगी, सकरा कर देगी, नैरो कर देगी, नैरो रास्ता बना देगी, ताकि जो एयर है, एयर उसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसको अपन क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। और इसके अंदर अस्थमा में क्या होता है, हमेशा छाती खुली हुई हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेजिडुअल जो वॉल्यूम है एयर के, एयर है जो लंग्स के अंदर रेजिडुअल अवशिष्ट जो है वो ज्यादा बना रहता है। और इस प्रकार से ये जो पथ है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसके अंदर एक प्रकार से घरघराहट की आवाज आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर, इसको अपन अस्थमा कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स का जो पथ है और उसके अंदर म्यूकस आ जाता है। ये पथ अवरुद्ध किसके द्वारा, स्मूथ मसल्स क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। ब्रोंकाइटिस जो नेक्स्ट है, ब्रोंकाइटिस, अब इसको देखते हैं अपन, ब्रोंकाइटिस क्या है। ब्रोंकाइटिस में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए यदि क्लोज है एक दूसरे से, इसके अंदर ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, इसके अंदर श्वसन इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन, वहां पर इन्फ्लामेशन नहीं है, ध्यान रखना। ब्रोंकाइटिस में क्या आ जाएगा, इन्फ्लामेशन। यहाँ पर जो पथ है वो क्या होगा, ब्लॉक होगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाएगा, इचिंग भी होगी, जलन होगी, जलन हो जाएगी। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर चुभन या जलन हो सकती है, इन्फ्लामेशन आ जाएगा। और कब हो जाएगा, कब कब बन जाएगा, कब तो वहां भी होगा, कब के बाद में सेप्टम भी बन जाता है, जिसको बलगम कहते हैं, सेप्टम। सेप्टम कफ है, वो एक लिक्विड है, लिक्विड यानी इसके ब्रोंकाइल्स के अंदर लिक्विड स्वरूप में रहता है, कफ तरल होता है। और जो सेप्टम्स कहते हैं, जिसको वो बलगम, हिंदी में बलगम कहेंगे, वो टाइट कफ हो जाता है, बलगम कहते हैं इसको, सेप्टम कहते हैं। सेप्टम कब से क्या बन जाएगा, सेप्टम बन जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रोंकाइटिस। और इसके अलावा इन्फ्लामेशन आ जाएगा। इसके बाद में आती है नेक्स्ट जो डिजीज है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा के अंदर देखिएगा आप, बहुत अपन इसका जो कंक्लूजन है वही ले रहे हैं यहाँ पर। अपन एल्वुलाई देख रहे हैं, एल्वुलाई ये चिरकालीन क्रॉनिक प्रकार से डिजीज है। ये एल्वुलाई है, एल्वुलाई, एल्वुलाई, ये एल्वुलाई क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी साहब, किसमें, क्षतिग्रस्त हो जाएगी एम्फाइसीमा में। वात विस्फीति कहते हैं हिंदी में इसको। इसके अंदर एल्वुलाई जो है वायु कुपिका है वो प्रभावित होती है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन आता है। तो इस प्रकार से एल्वुलाई डैमेज हो जाएगी। और इसके चारों तरफ आपको पता है ब्लड क्या है, ब्लड जो कैपिलरीज है वो भी डैमेज होगी, ताकि, और इसके अंदर पॉर्स भी बन सकती है, पॉर्स, पॉर्स भी। तो ब्लीडिंग की संभावना भी इसके अंदर रहती है, कब के साथ में, कब तो आना ही है, म्यूकस तो हो गई। तो इस प्रकार से अपन इसको कहते हैं। इसके बाद में आता है ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल का मतलब व्यवसाय, व्यवसाय, जैसे जो लेबर जो लोग होते हैं बेचारे, जो स्टोन का काम करते हैं, घिसाई का, पत्थरों का इनका काम करते हैं, तो सैंड पार्टिकल, सैंड प्लस स्टोन पार्टिकल्स, ये सैंड व स्टोन पार्टिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं। कुछ को तो ह्यूमन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है, कुछ चीजों को, बाकी को नहीं कर पाता, जैसे सैंड पार्टिकल स्टोन्स को। तो ये जाकर
रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक फाइब्रस बना देते हैं, फाइबर रेशा। जो जितने भी टिश्यूज हैं लंग्स के उसके अंदर रेशा बना देते हैं, उनके कार्य करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उनको कम कर देते हैं। तो इसे अपन कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, है ना। सिल्कोसिस इसी प्रकार की डिजीज है, एक प्रकार से सिल्कोसिस एग्जांपल है। तो डिप्थीरिया में क्या होता है, देखो डिप्थीरिया डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी, लंग्स के अंदर नहीं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपन देखो सब में डिफरेंस लेके समय मेन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, इसके अंदर ये श्लेष्मा के अंदर इन्फ्लामेशन भी लगेगा और कफ बना देगा, जिसके कारण ये जो पथ है, अपर रेस्पिरेटरी जो पथ है, वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर देंगे, इसको ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज कर देंगे, जिसके कारण एयर वो अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाई जाएगी, दम घुट जाएगा। इसलिए इसको गलगोटू, दम को, गले को घोटने वाली, दम को यानी श्वास को बंद करने वाली डिजीज है डिप्थीरिया। इसके बाद में और भी कई अन्य जो बीमारियां हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हैं। उनके अंदर अपन देख रहे हैं एक दो को जो इंपॉर्टेंट है। एक है अपना ये सिस्टिक फिब्रोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस ये एक जेनेटिक डिजीज है। अब आप बताएंगे रेस्पिरेटरी भी है और ये जेनेटिक है, जेनेटिक डिजीज है। कैसे है जी, जेनेटिक डिजीज है सिस्टिक फिब्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैंक्रियाज, इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये जो क्लोरीन के लिए, किसके लिए, क्लोरीन के लिए क्या हो जाती है, पारगम्यता हो जाती है, क्लोरीन के लिए पारगम्य बन जाती है। अब क्लोरीन के लिए पारगम्य बनने के कारण, क्लोरीन के लिए पारगम्य बनने के कारण ये है वो हमारे इसके अंदर फाइब्रस बना देती है, फाइब्रस, इसके सिस्टिक फिब्रोसिस कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिजीज है। इसके अलावा लंग्स कैंसर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। इसके अलावा जो कोराइजा का कफ है, नॉर्मल जो जुकाम है, ये सब बहुत सारी इसके अंदर डिजीज है। तो आज की क्लासेस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।